नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बारामूला हत्याकांड 1947 के बारे में बताया था और बताया था कि कैसे पाकिस्तान से आए कबायलियों ने कत्लेआम मचाया था। उसी के चलते किसी पाकिस्तानी ने वीडियो के नीचे कमेंट किया दोस्तों। उसने हमारी भारतीय फौज के बारे में लिखा कि भारतीय फौज 1989 के बाद कश्मीर में क्या कर रही है, कैसे अत्याचार कर रही है। तो मैं बताना चाहता हूं, भारतीय फौज और पाकिस्तान की फौज में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय फौज टोटली प्रोफेशनल है, वो कभी पॉलिटिकल मैटर में अपना इंटरफियरेंस नहीं करती, जबकि पाकिस्तानी फौज, सभी पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज ही पूरे देश को चला रही है। पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी फौज सेट करती है, पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी फौज के इशारों पे चलती है। और दूसरा नीचे लिखा गया कि भाई आप भी और दूसरे हिंदुओं की तरह गौमूत्र पीते हो। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि बारामूला हत्याकांड और हिंदुओं के गौमूत्र पीने का कोई संबंध नहीं है। और आपको बचपन से यही नफरती चूर्ण पिलाया गया है कि कश्मीर में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में भारतीय फौज मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है, हिंदू गौमूत्र पीते हैं, हिंदू बौद्ध बुत परस्ती करते हैं। यही नफरती चूर्ण आपको बचपन से पिलाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे वीडियो का विषय है डायरेक्ट एक्शन डे 1946। दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 क्यों हुआ था और किन कारणों की वजह से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था दोस्तों, वो जानने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि उसके पहले ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्शन डे जैसा दिन आया कि डायरेक्ट एक्शन डे में के दिन कई लोगों की हत्याएं हुई, कई बड़े बड़े नरसंहार हुए। दोस्तों, तो थोड़ा इतिहास में झांकने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि ये परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ। तो दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे के पीछे 3-4 कारण ऐसे हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने पहले बताया कि आजादी के पहले भारत में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कह सकते हैं कि प्योर मुसलमानों की पार्टी थी, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग में सारे नेता, सारे कार्यकर्ता मुसलमान थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते करीब करीब 1940 को आते आते देश में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग उठने लगी। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग ने लाहौर रिजोल्यूशन पास किया था दोस्तों। और उसमें उनका कहना था कि भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान होना चाहिए। क्लियर मैंडेट था। मुस्लिम लीग के सारे नेताओं का और सारे कार्यकर्ताओं का मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश दिया जाए और उन्होंने लाहौर रिजोल्यूशन में ये मैंडेट पास कर दिया था।
तो उनका क्लियर कट मानना था कि भाई मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। उसके बाद जनवरी 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन इस बात पर हुआ कि पूरे भारत में जो भी मुसलमान है वो पाकिस्तान अलग देश चाहता है या नहीं। और इलेक्शन का मुद्दा पाकिस्तान था। उस वक्त मुस्लिम लीग के पास 496 सीटें थी और सारे उस सीट पे सारे के सारे मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता या नेता थे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग मांग की, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को अखंड रहने की मांग की। यहां समझने की जरूरत है दोस्तों कि जब नतीजा आया, जब रिजल्ट आए, तब मुस्लिम लीग ने 496 सीटों में से 429 सीटें जीती थी, मतलब 80% सीटें जीती थी। तो ये क्लियर कट मैंडेट था कि भाई पाकिस्तान कि भाई वहां भारत के में रह रहे मुसलमान अलग पाकिस्तान चाहते हैं, कि उनकी मांग है कि उनको अलग पाकिस्तान दे दिया जाए। लेकिन वहां दूसरी ओर हमारे जो तथाकथित सेक्युलर नेता थे, धर्मनिरपेक्ष नेता थे, उन्होंने ऐसा धर्मनिरपेक्षता का अमृत पिया हुआ था कि इतना बड़ा क्लियर कट मैंडेट आया, इलेक्शन में मैंडेट आया कि वे पाकिस्तान अलग चाहते हैं लोग। फिर भी गांधी जी जैसे नेता थे, वो इस बात पे अड़ गए थे कि भाई भारत के टुकड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है दोस्तों। यहाँ से जिन्ना और गांधी जी जैसे नेताओं के बीच एक बहुत बड़ा मतभेद शुरू होता है दोस्तों। और इसी मतभेद का नतीजा था डायरेक्ट एक्शन डे। और उसके बाद मार्च 1946 सॉरी, उसके बाद मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, तो अंग्रेजों ने दोनों पार्टियों के बीच अपने प्रस्ताव रजू किए। और कैबिनेट मिशन में यह था कि भारत को 3 भागों में ग्रुपिंग किया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको उस ग्रुपिंग में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नक्शा नजर आ रहा है। वहां दूसरी ओर गांधी जी ने उस कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया था दोस्तों। फिर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिन्ना और गांधी के बीच कि जिन्ना पाकिस्तान के लिए इतने सीरियस थे कि जैसे 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 समय निकलता जा रहा था, उसके अंदर पाकिस्तान बनाने के उतावलापन बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ गांधी अड़े हुए थे, वो जिन्ना की बात को मान नहीं रहे थे। और उसके बाद अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मान ली, क्योंकि पूरी मेजोरिटी गांधी जी के साथ थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। और इस बात से जिन्ना इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सीधे तौर पे डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया दोस्तों। जिन्ना ने कहा कि हमें किसी भी तरह पाकिस्तान चाहिए, आप सीधी तरह नहीं लोगे तो हम डायरेक्ट एक्शन डे करके भी लेंगे। तो जिन्ना का नारा था, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। वहीं दूसरी ओर गांधी जी का नारा था कि भाई पाकिस्तान मेरी लाश के ऊपर से बनेगा। दोनों एकदम विपरीत थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब भारत का मुसलमान चाहता था कि भाई उनको अलग देश मिले, जब राहुल रिजोल्यूशन में मुस्लिम लीग पार्टी ने
वो क्लियर मैंडेट दिया था कि भाई लाहौर अलग पाकिस्तान बनना चाहिए। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हुए 1946 में, जनवरी 1946 में, उसमें भी क्लियर कट मैंडेट आया कि भाई पूरे सारे मुसलमान, भारत के मुसलमान यही चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान दे दिया जाए। तो उसके बाद इनका विरोध करने का क्या कारण था? सेक्युलरिज्म दिखाने का, धर्मनिरपेक्षता दिखाने का क्या कारण था? और उसी के चलते डायरेक्ट एक्शन डे हुआ दोस्तों, कि अगर गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्ना की जो मांग थी, पाकिस्तान बनाने की मांग, वो पहले स्वीकार कर लेते तो डायरेक्ट एक्शन डे की नौबत नहीं आती। जिन्ना एक ऐसा लीडर था जो अपनी कौम के लिए लड़ रहा था, मुसलमानों के हक के लिए। उन्होंने सदा मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। जिन्ना ने कभी सेक्युलरिज्म की बात नहीं की, न कभी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की। लेकिन दूसरी ओर गांधी, नेहरू जैसे नेता ये बात नहीं समझ पा रहे थे। गांधी जी ने जिन्ना की बात नहीं मानी, तो फिर जिन्ना ने कैसे भी करके पाकिस्तान लेंगे, और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया। पूरे भारत में डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का कॉल दिया। उस दिन उसकी तारीख फिक्स की गई 16 अगस्त 1946। पूरे मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की कॉल दी गई थी, सूचना दी गई थी दोस्तों। तो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, गांधी जी की जो अटूट अखंड भारत रहने की जो जिद थी, और जिन्ना की कैसे भी तरह लड़के या मर के लेने की, पाकिस्तान लेने की जो जिद थी, उसकी वजह से डायरेक्ट एक डे का निर्माण हुआ था दोस्तों। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे की भयंकर और सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा असर बंगाल में दिखी, बंगाल में भी कोलकाता में दिखी दोस्तों। उस वक्त बंगाल का मुख्यमंत्री था हुसैन सैयद सोहरावर्दी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि द डायरेक्ट एक्शन जो बंगाल में हुआ, जो कलकत्ता में हुआ, वो एक मुस्लिम राष्ट्र की झलक थी दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस वक्त जो हुआ, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये एक मुस्लिम राष्ट्र की झलक थी, और उससे हमको सबको सबक लेने की जरूरत है। बाकायदा उस दिन के लिए पूरी प्री प्लानिंग की गई थी दोस्तों। वहां रह रहे मुसलमानों के घर में एक पर्चा पहुंचाया गया, सभी के घरों में, और उसमें लिखा गया था धर्म के नाम पे लड़ना है, मजहब के नाम पे लड़ना है, और मजहब के नाम पे भड़काया गया, और सीधे तौर पे जिहाद करने की सूचना दी गई थी दोस्तों। तो पर्ची आज भी मीडिया में मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको, क्या क्या उसमें लिखा गया था। हिंदुओं के खिलाफ भड़काया गया। और सोहरावर्दी जो मुख्यमंत्री था बंगाल का, उसने उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जो पुलिस में जितने भी हिंदू कर्मचारी थे, जितने हिंदू ऑफिसर थे, सबको छुट्टी दे दी थी, ताकि डायरेक्ट एक्शन डे करने में आसानी रहे। और उस दिन कलकत्ता में नमाज के बाद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था। उसमें बढ़ चढ़ के मुसलमान आए, बहुत भारी मात्रा में आए, और उस सभा में खुद सोहरावर्दी ने भड़काऊ भाषण दिया था, मुसलमानों को मजहब के नाम पे जिहाद करने के लिए उसका उकसाया था। और कई नेता मौलाओं ने भाषण दिया और मजहबी नाम पे हिंदुओं के खिलाफ बाकायदा भड़काया था। और वहां से मजहबी उन्माद लेके जो भीड़ निकली, पास में
एक हिंदुओं की बस्ती थी, सिर्फ 15 मिनट में 300 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। इतनी बेरहमी से मारा गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो उन्माद भीड़ आगे बढ़ती गई, कत्लेआम मचाती गई। जो भी उसके रास्ते रास्ते में आया सबको काट दिया गया। बच्चे, औरतों, बूढ़ों को किसी को बख्शा नहीं गया। जो नौजवान लड़के थे हिंदू, जो नौजवान लड़कियां थी, उनको पकड़ के ले जाया गया और जबरदस्ती गाय का गला कटवाया गया, धर्मांतरण किया गया, बलात्कार हुए, लोगों को जलाया गया जिंदा। कत्लेआम इतना भयंकर था, मंजर इतना भयंकर था। सिर्फ 72 घंटे के अंदर आप विश्वास नहीं करोगे, 6000 हिंदुओं की हत्या हो गई, 20,000 से अधिक घायल हो गए और 1 लाख से अधिक बेघर हो गए। उस भीड़ को उनको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री सोहरावर्दी खुद ये कत्लेआम कराना चाहता था। सोहरावर्दी तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री था। अगर सोहरावर्दी जैसा कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो पूरे देश में कितने सारे डायरेक्ट एक्शन डे होंगे, कितने हिंदुओं की हत्या होगी। इस बात पे, इसके ऊपर गौर करने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।